अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल साकाब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर, मेरा किसी कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। टाइगर ने सिर्फ तुमसे भारी मुआवजा लेने की गर्ज से तुम्हें मेरा नाम बता दिया है। असल में रोजी के सिलसिले में टाइगर और मेरी रकाबत चल रही है, इसलिए उसने ये हरकत की है, रास्को ने कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके तुम्हारी मर्जी, मैंने तो कोशिश की थी कि तुम जिंदा बच जाओ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाला और फिर उससे पहले कि रास्को कुछ कहता, इमरान ने हाली हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसका खंजर वाला हाथ तेजी से हरकत में आया और रास्को का दायां नथना आधे से ज्यादा कट गया। इमरान ने उसका मुंह एक हाथ से इस तरह दबाया हुआ था कि वो चीख भी ना सकता था। दायां नथना कटते ही इमरान का हाथ एक बार फिर घूमा और दूसरा नथना भी कट गया। इमरान ने बड़े इत्मीनान से खून आलूद खंजर को रास्को के लिबास से साफ किया और फिर उसके मुंह से हाथ हटा लिया। रास्को के हलक से भयानक अंदाज में चीख निकली और फिर वो मसलसल सर पटकने लगा। इमरान बड़े इत्मीनान से बैठा उसे देखता रहा। उसने खंजर जेब में वापस रख लिया। तुम अब सब कुछ खुद ही बता दोगे रास्को, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसका दायां हाथ हरकत में आया और रास्को की पेशानी पर उभर आने वाली रग पर उसकी मुड़ी हुई उंगली के हुक की जर्ब लगी और रास्को के हलक से एक बार फिर भयानक सी चीख निकली और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। बताओ किसने काम दिया था तुम्हें, इमरान ने दूसरी जर्ब लगाई और रास्को की हालत जकलख्त इंतहाई खराब हो गई। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी, चेहरा और जिस्म पसीने से शराबोर हो गया था। उसके होंठ चीखने के लिए खुले जरूर, लेकिन बेपनाह तकलीफ की वजह से शायद अब उसमें चीखने की हिम्मत ही ना रही थी। बोलो वरना इस बार तुम्हारी एक एक रग टूट जाएगी, इमरान ने हाथ उठाते हुए सर्द लहजे में कहा। पानी मैं बता देता हूँ प्लीज पानी, रास्को ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वो बेहोश हो चुका था। उसे पानी पिलाओ टाइगर, इमरान ने मुड़कर साथ खड़े टाइगर से कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ अंदरूनी कमरे की ओर बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक गिलास में पानी लिए वापस आया। उसने पहले जोर से रास्को के चेहरे पर थप्पड़ मारे और जब रास्को चीख कर होश में आया तो टाइगर ने पानी का भरा हुआ ग्लास जो उसने थप्पड़ मारने से पहले ही एक कुर्सी पर रख दिया था उठाकर रास्को के मुंह से लगा दिया और रास्को ने एक ही सांस में पूरा ग्लास हलक में उंडेल लिया। टाइगर ने ग्लास हटाया और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया। रास्को की तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ चेहरा पानी पीने की वजह से काफी हद तक भाल हो गया था। ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, इस बार अगर तुमने जबान ना खोली तो फिर, इमरान का लहजा इंतहाई सर्द था। मुझे ये काम शोगरान सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी चांग ने दिया था। मैं पहले भी उनके लिए काम करता रहा हूँ और इस गैर मुल्की के कमरे में मौजूद सामान भी मैंने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दिया है, रास्को ने कहा तो इमरान ने होंठ भींच लिए। क्या तुम सफारत खाने के अंदर सामान देने गए थे, इमरान ने पूछा। नहीं, उसने मॉडल टाउन की कोठी नंबर 12 ए ब्लॉक ले रखी है, वो अक्सर वहाँ रहता है, बड़ा अय्याश आदमी है, मैंने सामान वहीं पहुँचाया है, रास्को ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ का फोन नंबर, इमरान ने पूछा और रास्को ने नंबर बता दिया। क्या तुम उससे बात करके अपनी बात को दुरुस्त साबित कर सकते हो, इमरान ने कहा। हाँ क्यों नहीं, फोन ले आओ मैं बात करता हूँ, रास्को ने कहा और इमरान ने टाइगर को इशारा किया कि वो एक तरफ पड़े हुए फोन को उठा लाए। टाइगर ने फोन उठाया और लाकर करीबी मेज पर रख दिया। सुनो रास्को, अगर तुमने हमारे बारे में कोई इशारा करने की भी कोशिश की तो फिर तुम जिंदा न रह सकोगे। तुमने ऐसी बात करनी है जिससे सिर्फ ये तस्दीक हो सके कि वाकई तुमने सामान वहीं पहुंचाया है, इमरान ने कहा। ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, रास्को ने जवाब दिया। नंबर डायल करके रिसीवर उसके कान से लगा दो और साथ ही लाउडर का बटन भी ऑन कर दो, इस फोन में लाउडर मौजूद है, इमरान ने कहा और टाइगर ने उसकी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। हेलो, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रास्को बोल रहा हूँ, बड़े साहब हैं, रास्को ने कहा। हाँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरी उनसे बात कराओ, रास्को ने कहा। हेलो रास्को, क्या बात है, क्यों फोन किया है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक दूसरी आवाज सुनाई थी और उसका लहजा सुनकर ही इमरान समझ गया कि बोलने वाला शोगरानी है। जनाब, मेरा एक अहम कार्ड गुम गया है, हो सकता है वो सामान के साथ ना चला गया हो जो मैं आपको देकर गया हूँ, रास्को ने कहा। कैसा कार्ड? दूसरी तरफ से चूम कर पूछा गया। एक गेम हाउस का कार्ड था, मैंने भारी कीमत देकर हासिल किया था, अगर वो ना मिला तो फिर मुझे भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी, रास्को ने कहा। ओ नहीं, मैंने तो वो सारा सामान जलाकर राख कर दिया, अगर उसमें कार्ड होता तो मुझे जरूर नजर आ जाता। कहीं तुम उसे वारदात वाले कमरे में नहीं छोड़ आए, दूसरी तरफ से इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा गया। और नहीं जनाब, वो तो आम सा कार्ड है जो कोई भी कीमत देकर खरीद सकता है, कहीं गिर गया होगा,
अब मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अगर मिल जाए तो मेरी हासी रकम बच जाएगी। बहरहाल शुक्रिया, रास्को ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी और टाइगर ने रिसीवर रास्को के कान से हटाकर टेबल पर रख दिया। वो सामान क्या था जो तुमने पहुंचाया था? इमरान ने पूछा। एक ब्रीफ केस था और उस गैर मुल्की की जेब से एक बटवा भी मैंने निकाला था। बटवे से रकम तो मैंने निकाली थी, अलबत्ता बटवा मैंने ब्रीफ केस के साथ ही चांग को दे दिया था। उससे हुक्म दिया था कि मैं वहाँ से सब कुछ साथ ले आऊँ, रास्को ने जवाब दिया। तुमने खसूसी तौर पर उस गैर मुल्की की लाश को बिस्तर पर लटाकर उस पर कंबल डाला था, क्या तुम्हें उसकी हिदायत दी गई थी? इमरान ने पूछा। हाँ, चांग ने हिदायत दी थी, रास्को ने जवाब दिया। ओके, चूंकि तुम कातिल हो इसलिए सॉरी, तुम्हारी सजा मौत है। अलबत्ता ये लड़की बेगुनाह है, इसलिए मैं उसे जिंदा छोड़ जाऊंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मगर तुमने वादा किया था। सुनो मुझे मत मारो प्लीज, यकलख रास्को ने घबराते हुए लहजे में कहा। अगर तुम पहले से सब कुछ बता देते तो शायद मैं तुम्हें कानून के हवाले कर देता, लेकिन तुमने तशद्दुद से मजबूर होकर जुबान खोली है, इसलिए अब कोई स्कोप नहीं रहा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल रास्तों की पेशानी पर रखी और ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रास्तों की खोपड़ी के पुर्जे उड़ गए। आओ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी कार में बैठे मॉडल टाउन की ओर बढ़े चले जा रहे थे। वो बटरफ्लाई लाजमन पुलिस को तुम्हारा हुलिया और नाम बता देगी। पुलिस तुम्हें तंग तो नहीं करेगी, वरना वापस जाकर उसका भी खात्मा कर दो, अचानक इमरान ने कहा। और नहीं जनाब, अव्वल तो ऐसी लड़कियां पुलिस के पास जाती ही नहीं, वो रास्तों की लाश से छुटकारा पाने के लिए अपने दूसरे साथियों को बुला लेगी, लेकिन बिलफर्ज महाल उसने बता भी दिया तब भी पुलिस हम जैसे आदमियों पर हाथ नहीं डाला करती, टाइगर ने कहा। और इमरान ने हस्बात में सर हिला दिया। मॉडल टाउन पहुंचकर इमरान ने कार चांग की कोठी के सामने रोक दी। अंदर न जाने कितने अफराद हों और मैं इस चांग को जिंदा पकड़ना चाहता हूं, इसलिए डिग्गी में मौजूद थैले में से गैस गन निकालकर कोठी में फायरिंग कर दो और फिर ऊपरी तरफ से अंदर कूदकर फाटक खोल दो, इमरान ने कार रुकते ही साइड सीट पर बैठे हुए टाइगर से कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और कार से नीचे उतर गया। इमरान ने डिग्गी की चाबी उसे दे दी। थोड़ी देर बाद टाइगर ने चाबी वापस इमरान को दी और तेजी से चलता हुआ कोठी की साइड गली की तरफ बढ़ गया। इमरान कार में बैठा उसे जाता देखता रहा। ऊपरी तरफ जाकर टाइगर उसकी नज़रों से ओझल हो गया और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उसने कोठी का बड़ा फाटक खुलते देखा तो वो चौंक पड़ा। खुले फाटक में टाइगर खड़ा था। इमरान ने कार स्टार्ट की और सड़क क्रॉस करके वो कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। कोठी खासी बड़ी थी और उसके पोर्च में एक सफ़ेद रंग की कार मौजूद थी। इमरान ने कार उस सफ़ेद कार के पीछे रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे टाइगर भी फाटक बंद करके आ गया। बरामदे में 2 अफराद टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। इमरान को मालूम था कि गैस के असरार ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक रहते हैं और यकीनन टाइगर ये 10 मिनट गुजार कर ही ऊपरी तरफ से अंदर कूदा होगा, इसलिए उसे फाटक खोलने में इतनी देर लग गई थी। और अब गैस का खतरा मौजूद न था, इसलिए इमरान बेधड़क कदम बढ़ाता अंदरूनी इमारत की ओर बढ़ गया। और फिर एक बेडरूम में उन्होंने एक लंबे तिरंगे शोगरानी को बेड पर बेहोश पड़े हुए देखा। उसके साथ ही एक मुकामी लड़की भी बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाकर उधर सीटिंग रूम में ले आओ, इमरान ने शोगरानी की ओर इशारा करते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। सीटिंग रूम में आकर वो कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद टाइगर इस गैर मुल्की को कंधे पर लादे वहां आया और उसने उसे सोफे पर लटा दिया। रस्सी तलाश करके इसे बांध दो, मैं कार से एंटी गैस महलूल ले आऊं, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कार की डिग्गी में मौजूद थैले में से उसने एंटी गैस महलूल की बोतल उठाई और वापस सीटिंग रूम में आ गया। उसी लम्हे टाइगर भी रस्सी का बंडल उठाए अंदर दाखिल हुआ और फिर इमरान ने उस गैर मुल्की को बांधने में उसकी मदद शुरू कर दी। ये तो मेकअप में है, इमरान ने चौंक कर कहा। मेकअप में? टाइगर ने हैरान होकर कहा। हाँ, मेकअप बड़ी महारत से किया गया है, अब करीब से देखने पर ही मुझे मालूम हुआ है। इसका मतलब है यहाँ लाजमन मेकअप वाशर भी मौजूद होगा, इमरान ने कहा। मैं चेक करता हूँ, टाइगर ने गिरा लगाते हुए कहा और एक बार फिर वो तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की ओर बढ़ गया। इमरान दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद तरीन मेकअप वाशर मौजूद था। ये मिल गया है, टाइगर ने कहा। ओके, पहले उसका चेहरा वाश करो ताकि मालूम तो हो कि उसकी कौमियत क्या है, इमरान ने कहा और टाइगर ने उसकी हिदायत पर अमल शुरू कर दिया। लेकिन जब उसका चेहरा वाश हुआ तो इमरान और टाइगर ये देखकर हैरान हो गए कि सिर्फ चेहरे के हद्दोहाल बदल गए थे, लेकिन वो आदमी था शोगरानी। तो ये बात है, असल सेकंड सेक्रेटरी को खत्म करके उसकी जगह इसने ले ली है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एंटी गैस महलूल की बोतल निकाली और उसे 1-2 बार जोर से हिलाया और फिर उसका धाना उस शोगरानी की नाक के करीब ले जाकर उसने उसका ढक्कन खोल दिया। महलूल के हिलने की वजह से जो गैस पैदा हुई थी वो उसकी नाक पर चढ़ गई।
इमरान ने चंद लम्हों बाद बोतल हटाई, उसका ढक्कन बंद किया और उसे वापस जेब में रखकर वो एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने आंखें खोल दी। पहले पहल तो उसकी आंखों में लाशऊरी की कैफियत तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें शऊर की चमक पैदा हुई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ये क्या, कौन हो तुम? ये मैं बेहोश कैसे हो गया? उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे चेहरे पर मौजूद मेकअप से साफ हो चुका है, इसलिए अब हमें ये बताने की कोशिश मत करना कि तुम शोगरानी सफारत थाने में सेकंड सेक्रेटरी हो और तुम्हारा नाम चांग है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और इमरान की बात सुनकर वो आदमी बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम कौन हो? उसके लहजे में इस बार हल्के से खौफ के तासुरात मौजूद थे। तुम असल अपना नाम भी बता दो ताकि बातचीत में आसानी रहे, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मेरा नाम चांग ही है, मैं तो मेकअप इसलिए करता हूँ ताकि मुझे यहाँ कोई पहचान न पाए, उस आदमी ने कहा। चलो यूं ही सही, अब ये बता दो कि तुमने पेशावर कातिल रास्को की मदद से होटल शेटन में मुकीम शोगरानी माहिर मोदनियात लॉचिंग का कत्ल किसकी हिदायत पर कराया है, इमरान ने कहा। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही मैं किसी रास्को को जानता हूँ। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, चांग ने होंठ बींचते हुए जवाब दिया। वो अब संभल चुका था। ओके, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और एक बार फिर उसने जेब से हंजर बाहर निकाल लिया। क्या तुम मुझ पर तशद्दुद करोगे? मैं सफारत खाने का आदमी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस बार चांग ने खौफजदा लहजे में कहा। मैंने तो कोशिश की थी कि तुम पर तशद्दुद ना किया जाए, लेकिन तुमने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन जिस तरह खौफ के तासुरात चांग के चेहरे पर हंजर देकर नमूदार हुए थे, उससे इमरान समझ गया कि चांग फील्ड का आदमी नहीं है। मैं वाकई कुछ नहीं जानता, तुम यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, चांग ने कहा। लेकिन दूसरी लम्हा कमरा उसकी हलक से निकलने वाली जोरदार चीख से गूंज उठा। इमरान के हंजर ने उसके गर्दन पर गहरी खराश डाल दी थी। ये सिर्फ नमूना है, वरना ये हंजर तुम्हारी आंख में भी दाखिल हो सकता है, इमरान ने गिर्राते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने हंजर की नोक उसकी दाईं आंख के करीब कर दी और चांग का चेहरा खौफ और तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसे होकर रह गया। मुझे मत मारो, मैं बता देता हूँ, चांग ने चीखते हुए कहा। बोलो, सच सच बताना, क्योंकि हमें बहुत सी बातों का पहले से इल्म है। जैसे ही तुमने कोई गलत बात की, तुम्हारी एक एक रग काट दी जाएगी, इमरान ने गिर्राते हुए कहा। मुझे काफिरिस्तान की स्पेशल एजेंसी के चीफ कर्नल सहूत्रा ने फोन पर हिदायत की थी, चांग ने कहा। उसे कैसे इल्म हुआ था, क्योंकि क्या तुमने उसे बताया था, इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लूचिंग के बारे में पूछ-गूछ की गई थी, उस पर मैं चौंका था क्योंकि उसके कत्ल के लिए पहले ही यहाँ काफिरिस्तान की स्पेशल एजेंसी के आदमी कादर को हिदायत दे दी गई थी। मैंने कादर को फोन किया, लेकिन जब वहाँ से फोन न उठाया गया तो मैंने वहाँ आदमी भेजा तो मुझे मालूम हुआ कि कादर कत्ल हो चुका है और उसका मुलाजिम गायब है। तो मैंने कर्नल सहूत्रा को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसने मुझे हिदायत की कि मैं फौरन उस लोचिंग का खात्मा करा दूं और उसके पास मौजूद तमाम सामान को मंगवा कर जला दूं, और साथ ही उसने ये भी हिदायत की थी कि लूचिंग के कत्ल की इत्तला इस वक्त तक किसी को नहीं होनी चाहिए जब तक सामान जल न जाए। चनाचे मैंने रास्को को फ़ोन किया कि वो पहले भी मेरे लिए काम करता रहता है। उसने फौरी तौर पर जाकर लूचिंग को हलाक किया और सामान मुझे पहुंचा दिया, जो मैंने जला दिया और फिर कर्नल सहूत्रा को इत्तला दे दी। क्या सामान था उसके पास, इमरान ने पूछा। 2 फाइलें थी, दूसरा ज़ाती सामान था, वो सब मैंने जला दिया था, चांग ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल सहूत्रा से राब्ता किस तरह करते हो, फोन पर या ट्रांसमीटर पर, इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर पर, एक महसूस ट्रांसमीटर है, चांग ने जवाब दिया। कहाँ है ये ट्रांसमीटर, इमरान ने पूछा। मेरे बेडरूम की दूसरी अलमारी के निचले खाने में बज़ाहिर एक आम सा रेडियो है, चांग ने जवाब देते हुए कहा। जाओ टाइगर, ये ट्रांसमीटर ले आओ। इमरान ने मुड़कर टाइगर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक कब से इस स्पेशल एजेंसी से है, इमरान ने कहा। स्पेशल एजेंसी तो अब बनी है, मेरा ताल्लुक तो तवील अरसे से है। मुझे ब्लैकमेल करके मजबूर किया गया था, फिर भारी रकूमात ने मुझे इस लाइन पर लगा दिया, चांग ने जवाब देते हुए कहा। कब से बनी है ये स्पेशल एजेंसी, इमरान ने चौंक कर पूछा। ज्यादा से ज्यादा साल हो गया होगा, चांग ने जवाब दिया। कर्नल सहूत्रा से तुम्हारी वाकफियत कब से है, इमरान ने दूसरा सवाल किया। साल से, वो स्पेशल एजेंसी का चीफ है, वैसे मैंने उसे देखा कभी नहीं। मेरा लिंक काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से था, फिर मुझे स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए काम करने के लिए कहा गया, चांग ने जवाब दिया। इसी लम्हे टाइगर एक आम से रेडियो उठाए अंदर दाखिल हुआ। मिलिट्री इंटेलिजेंस में किससे ताल्लुक था, इमरान ने पूछा। कर्नल दरगाम राम से, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के फॉरेन विंग का चीफ है, चांग ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने ट्रांसमीटर पर उस कर्नल सहूत्रा से बात करो और उसे बताओ कि लूचिंग के कत्ल के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान सफारतखाना वालों से भी पूछ-गछ कर रही है, इमरान ने कहा।
میں کرتا ہوں بات، چانگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے رسیوں سے آزاد کر دو ٹائیگر، یہ اب ہم سے تعاون کر رہا ہے۔ عمران نے ٹائیگر سے کہا، میں پورا تعاون کروں گا، مجھے مت مارو، میں خاموش رہوں گا، چانگ نے کہا، اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اسے رسیوں سے آزاد کر دیا۔ اب کال کرو، عمران نے کہا، اور چانگ نے جلدی سے وہ ریڈیو اٹھایا، اسے آن کیا اور پھر سوئی کو گھما کر اس نے ڈائل پر ایک خاص ہندسے سے کال کیا اور ریڈیو کی سائڈ پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کر دیا۔ ہیلو XY1 کالنگ اوور، چانگ نے تیز لہجے میں کال دینا شروع کر دی۔ یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ کرنل ایس سے بات کراؤ اوور، چانگ نے کہا۔ XY، اب تمہاری کرنل ایس سے بات نہیں ہو سکتی، ایس ایجنسی ختم کر دی گئی ہے، اب تم سابقہ لنک بحال کرو گے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ او یہ کیا ہو گیا، اسپیشل ایجنسی ہی ختم کر دی گئی ہے، چانگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریڈیو آف کر دیا۔ سابقہ لنک کیا ہے تمہارا، عمران نے پوچھا۔ وہی کرنل درگاہ رام والا نے کہا، اسے کال کرو، عمران نے کہا۔ وہ خود کال کرتا ہے اور جواب کے لیے محسوس فون نمبر بتاتا ہے، ہر بار نیا نمبر ہوتا ہے، بغیر اس کے نمبر بتائے اسے بات نہیں ہو سکتی۔ چانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ چانگ سنبھلتا، عمران نے ٹائیگر دبا دیا اور گولی چانگ کے دل میں اتر گئی۔ وہ چیخ مار کر کرسی سمیت نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ یہ ٹرانسمیٹر اٹھا لو اور چلو، عمران نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ پورے کافرستان میں سہوترا نام کا کوئی کرنل نہیں ہے، فیصل جان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تھکے لہجے میں کہا، اور میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میلوں فاصلے سے مسلسل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ اتنا بڑا نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ نائران نے مسکراتے ہوئے فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے پہلے تو ویسے پوچھ گچھ کی، لیکن جب کوئی پتہ نہ چلا تو میں نے ایک نیا کام کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کافرستان نے ایک عسکری کمپیوٹر سیکشن بنایا ہوا ہے جس میں ہر فوجی کے بارے میں تفصیلی قوائف موجود ہیں۔ وہ یہ سیکشن کافی خفیہ ہے، لیکن میں نے وہاں تک رسائی حاصل کر لی اور پھر کمپیوٹر نے جو ریزلٹ دیا اس کے مطابق پورے کافرستان میں ایک بھی کرنل ایسا نہیں ہے جس کا نام سہوترا ہو۔ اس لیے میں تھک ہار کر واپس آ گیا ہوں، فیصل جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ نام فرضی ہے، لیکن اس اسپیشل ایجنسی کے بارے میں کچھ معلومات تو ضرور ملی ہوگی، ناٹران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی نامعلوم ہے، کوئی ایک آدمی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، فیصل جان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مکمل طور پر ناکام لوٹے ہو، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ فیصل جان نے قدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور ناٹران بے اختیار مسکرا دیا۔ وجود تو بہرحال ہوگا، کیونکہ چیف کو ملنے والی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ ہم اسے ٹریس کرنے میں کامیاب نہ ہو رہے ہوں، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر کے اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ الفاظ کو غلط ملت کر دینے کا سسٹم اس فون میں موجود تھا، اور یہ سسٹم اس بٹن کے ذریعے آپریٹ ہوتا تھا۔ اس بٹن کو دبانے کے بعد اگر کال درمیان میں سے کیچ کی جائے یا سنی جائے تو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح غلط ملت ہو جاتے تھے کہ کوئی فقرہ واضح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو۔ یہ فون X2 کی طرف سے اسے خصوصی طور پر مہیا کیا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اہم بات چیت انتہائی آسانی سے اس فون پر کر لیتا تھا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی محسوس آواز سنائی دی۔ ناٹران بول رہا ہوں جناب، میں نے یہاں مکمل انکوائری کرائی ہے، لیکن نہ ہی کرنل سہوترا ٹریس ہو سکا ہے اور نہ ہی اسپیشل ایجنسی کا علم ہو سکا ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیل سے رپورٹ دو، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، اور ناٹران نے فیصل جان کا حوالہ دے کر اس کی دی ہوئی رپورٹ پوری تفصیل سے سنا دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف آج کل کون ہے؟ X2 نے پوچھا۔ جی ابھی حال ہی میں کرنل درگاہ رام کو ملٹری انٹیلیجنس کا چیف بنایا گیا ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے آفس میں کسی آدمی کو چیک کرو، وہاں سے اصل حالات معلوم ہو جائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیا، میں نے چیک کر لیا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے فیصل جان نے کہا۔ سر فیصل جان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چیک کر لیا ہے، ناٹران نے کہا۔ اسے ریسیور دو، X2 نے سرد لہجے میں کہا تو ناٹران نے ریسیور فیصل جان کی اور بڑھا دیا۔ یس سر، میں فیصل جان بول رہا ہوں، تفصیل سے رپورٹ دو، دوسری طرف سے X2 نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔